वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल अंतिम दौर में है। 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे और उसके बाद एलटी ग्रेड का एक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा जिसमें लगभग 9000 के आसपास पद होने वाले हैं। देख सकते हैं स्कूलों में 9000 से अधिक पद खाली हैं। पिछली भर्ती एलटी ग्रेड की 2018 में आई थी 10,768 पदों पर। तब से कोई नई भर्ती आ नहीं पाई। यूपीपीएससी को एलटी ग्रेड भर्ती का अधियाचन ऑलरेडी प्राप्त है और इसमें कुछ मामले शासन स्तर पर लंबित थे। चुनाव की वजह से काफ़ी डिले हो गया, लेकिन अब चांसेस पूरे हैं कि जुलाई से अगस्त तक ये नया विज्ञापन निकलने जा रहा है। तो बात करेंगे कौन कौन इस भर्ती में आवेदन कर सकता है और नई भर्ती में क्या बदलाव होने जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि एलटी ग्रेड में इस बार एक चरण की परीक्षा नहीं होगी। पिछली बार सिर्फ एक एग्ज़ाम हुआ था और उसी के आधार पर नौकरी मिली थी। इस बार प्री और मेंस देखने को मिलेगा एलटी ग्रेड में। ठीक है, एलटी ग्रेड यानी कि राजकीय विद्यालयों में जो सहायक अध्यापक होते हैं, 9-10 में पढ़ाते हैं, ये भर्ती यूपीपीएससी से होती है। जल्द इसका विज्ञापन जारी होगा। साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता यानी 11-12 में पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग इस वीडियो में 9-10 राजकीय विद्यालयों की शिक्षक भर्ती पर ही चर्चा करेंगे। तो कौन कौन आवेदन कर सकता है देखते हैं डिटेल में। तो ये है पिछला विज्ञापन जो 2018 में आया था। इसी के आधार पर हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा है, कुछ छुटपुट बदलाव होंगे तो आपको नए विज्ञापन में बता दिया जाएगा। पिछली भर्ती काफ़ी अच्छे खासे पदों पर आई थी, 10,768 पदों पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर विषयवार पदों की संख्या, मेल के अलग से पद होते हैं और फीमेल्स के अलग से पद होते हैं। ठीक है, किन किन विषयों की भर्ती होती है एक बार आप यही देख लीजिए। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, बायोलॉजी, संस्कृत, आर्ट, म्यूज़िक, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस और एग्रीकल्चर। ठीक है, ये तो मेल के लिए सीटें थी। टोटल 5,364 और ऐसे ही बात करें फीमेल्स की तो 5,404। टोटल जोड़ेंगे तो 10,768। 4600 पे ग्रेड की नौकरी होती है। सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैलरी को लेकर कोई टेंशन है ही नहीं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा छात्र इसी को लेकर परेशान रहते हैं। एलिजिबिलिटी दोस्तों, जो मेन एलिजिबिलिटी है सबसे पहले आप वो समझिए। तो आपका संबंधित विषय में ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ये तो बिल्कुल मोटी मोटा मेन एलिजिबिलिटी है। जिस विषय से आपका स्नातक होगा उसी से आप आवेदन करेंगे। विषयवार एलटी ग्रेड की भर्ती होती है और बीएड आपका बिल्कुल कंपलसरी है लगभग सभी विषयों में। कुछ विषयों में बीएड नहीं मांगा जाता है तो उसको मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी वगैरह नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ बीएड ही यहाँ पर एलिजिबल होता है। ठीक है, अब विषयवार बात करेंगे एक एक विषय की एलिजिबिलिटी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एज लिमिट यहीं पर बता दूं तो एज लिमिट यहाँ पर होता है, लोअर एज लिमिट 21 साल है और अपर एज लिमिट 40 साल है। टीजीटी पीजीटी में जहां अपर एज लिमिट का कोई टेंशन नहीं होता है, लेकिन एलटी ग्रेड में अपर एज लिमिट 40 साल है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। बाकी रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरी को मिलता है यहाँ पर भी मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के छात्रों को। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक एक विषय की एलिजिबिलिटी पर जिसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो हिंदी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि बैचलर्स डिग्री विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, स्नातक में हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर 3 साल की बाध्यता नहीं रखी गई है, तो 2 साल भी यदि आपका स्नातक में हिंदी है तो आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है कि इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये हिंदी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि ग्रेजुएशन में आपका हिंदी हो और इंटर में एक सब्जेक्ट आपने संस्कृत पढ़ा हो, उसके बाद आपका बीएड हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। सीटेट, यूपी टेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी अन्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे यहाँ पर आवेदन करते हैं। तो इंटर में संस्कृत अनिवार्य है एलटी ग्रेड में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपका बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों है तब भी इंटर में संस्कृत आपके लिए अनिवार्य रहता है। वहीं टीजीटी में ऐसी अनिवार्यता नहीं है। यदि आपका बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों है तो फिर ये इंटर में संस्कृत वाली अनिवार्यता समाप्त कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुए हैं पिछले भर्तियों में और इस बार खबर निकल कर आ रही है कि एलटी और टीजीटी हिंदी की योग्यता को समान किया
जा रहा है ताकि आगे कोई विवाद ना हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर। ये है एलटी इंग्लिश। ये आसान है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। बैचलर्स आपका होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में और फिर आपका बीएड होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि इंटर में आपने ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। ठीक है, इंटर वाली जो बाध्यता है वो सिर्फ और सिर्फ एलटी हिंदी में ही है, इसके अलावा और कहीं पर नहीं है। हर जगह बाकी आपका ग्रेजुएशन के ही सब्जेक्ट देखे जाते हैं। मैथ्स की बात करें तो बैचलर्स डिग्री विथ मैथमेटिक्स और बीएड, ठीक है, आपका बीएससी मैथ्स में हो, 2 साल आपने मैथ्स पढ़ा हो और बीएड आपका है तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ कहीं पर भी ग्रेजुएशन में परसेंटेज की बाध्यता भी नहीं रहती है एलटी में, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कहीं पर भी नहीं कहा गया कि आपका 50% होना चाहिए या 45% होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। तो बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तो ही आप साइंस से आवेदन कर सकते हैं। सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके स्नातक में यानी बीए में है और आपका बीएड है तो आप एलिजिबल रहेंगे। कंप्यूटर की बात करें तो आपका यदि बीटेक या बीई है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, तो आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपका बीएससी है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप एलिजिबल हैं, बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर डिग्री विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम नाइलिट तो आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन शर्त है कि बीएड आपका होना चाहिए, कोई भी कंडीशन इसमें से हो उसके साथ बीएड आपका लगेगा। एलटी कंप्यूटर में बीएड मांगा जाता है। ठीक है, उर्दू की बात करें तो बैचलर्स डिग्री विथ उर्दू एज अ सब्जेक्ट और बीएड तो आप एलिजिबल रहेंगे। बायोलॉजी में आपको ध्यान रखना होगा कि आपका यदि ग्रेजुएशन में जूलॉजी और बॉटनी था और उसके बाद आपका बीएड है तो ही आप बायोलॉजी से आवेदन करेंगे। साइंस और बायोलॉजी में ध्यान रखिएगा कि यदि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है स्नातक में तो आप साइंस से आवेदन करेंगे, और यदि आपका जूलॉजी और बॉटनी है स्नातक में तो आप बायोलॉजी से आवेदन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहाँ पर आप संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में ये है कि आपका स्नातक में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अब संस्कृत में ऐसा नहीं है कि आपका इंटर में हिंदी हो या स्नातक में हिंदी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, हिंदी में ज़रूर संस्कृत इंटर में मांगा जाता है। आर्ट्स की बात करें तो आपका बैचलर्स डिग्री आर्ट में हो या फाइन आर्ट में हो और बीएड हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। म्यूज़िक की बात करें तो बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट और यहाँ पर भी बीएड मांगा जाता है। कॉमर्स की बात करें तो आपका बीकॉम होना चाहिए और बीएड होना चाहिए तो आप कॉमर्स से आवेदन करेंगे। फिजिकल एजुकेशन में बीएड नहीं मांगा जाता है और यहाँ पर कोई स्पेशल ग्रेजुएशन भी नहीं मांगा जाता है। आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि आपका बीपीएड होना चाहिए। तो बीपीएड किए हुए अभ्यर्थी ही एलटी फिजिकल एजुकेशन से आवेदन कर सकते हैं। होम साइंस की बात करें तो आपका स्नातक में होम साइंस हो और बीएड हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। ऐसे ही सेम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के साथ है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एलटी ग्रेड का। बाकी एज लिमिट मैंने आपको बताया ही 21 से लेकर 40 साल है। अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी जो उत्तर प्रदेश के रिजर्व कैंडिडेट होंगे। चलिए अब यहीं पर थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो 2018 में जब पिछली भर्ती हुई थी तो सिर्फ एक एग्ज़ाम हुआ था, सिर्फ एक पेपर हुआ था। 150 नंबर का पेपर था जहां पर 30 प्रश्न जीएस के पूछे गए थे और 120 प्रश्न आपके विषय से, जिस विषय से आप आवेदन करेंगे उससे पूछे गए थे। 2 घंटे का समय था, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न हल करने थे। लेकिन इस बार प्री और मेंस होगा, ये बात आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। अब प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा, अभी इसके बारे में जानकारी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन आप ये बिल्कुल मान कर चलिए कि जीएस और विषय आपको पढ़ना ही है। हर हालत में दोनों से सवाल पूछे जाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि प्री में सिर्फ जीएस आ जाए या जीएस प्लस विषय के कुछ सवाल और मेंस में आपका टोटल विषय। तो इस प्रकार से कुछ एग्ज़ाम पैटर्न होगा। बाकी पढ़ना क्या है ये आपको क्लियर है कि आपको जीएस और आपका जो सब्जेक्ट है दोनों आपको पढ़ना होगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपके पेपर में और एक मिनिमम पासिंग नंबर भी होता है। ये दोनों चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 18वां पॉइंट दिया गया है कि पेनल्टी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि ये क्वेश्चन सही 3 क्वेश्चन गलत तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 0। यदि आप किसी प्रश्न को छोड़ देते हैं तो कोई भी वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है।
अगला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है यूपीपीएससी की सभी भर्तियों में। यदि आप ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव नहीं करते हैं, इतना नंबर नहीं लाते हैं, तो आप सीधे सीधे फेल हो जाएंगे। इतना कम से कम आपको लाना होगा, बाकी मेरिट तो इसके ऊपर ही बनती है। ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, इसका मतलब ये है कि यदि जितनी वैकेंसी है, यदि उससे कम छात्र मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाए तो सीटें खाली रह जाएंगी, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। यही होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 10% 20% नंबर लाकर ही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं यदि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया या सभी लोगों ने कम कम मार्क्स पाए। ठीक है, तो एक मिनिमम पासिंग मार्क्स को रखा जाता है जिसे पार करना जरूरी होता है। कितना है ये मार्क्स, ये हम लोग देखते हैं। SC ST अभ्यर्थियों को 30% कम से कम मार्क्स लाने होंगे और जनरल और OBC को 40% मार्क्स मिनिमम लाने होंगे। पिछली बार जब भर्ती आई थी 2018 में, लगभग 3 से 4 हज़ार पद खाली रह गए थे। अभ्यर्थी इस 30% और 40% के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पार नहीं कर पाए थे। लेकिन मुझे लगता है इस बार ऐसी स्थिति नहीं होगी। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस बार ऐसी नौबत तो नहीं आनी चाहिए। कट ऑफ इस बार अच्छा खासा जाने वाला है, तो आप लोगों को बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी आपके कोई सवाल हो, डाउट हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।